स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी विथ स्मिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हम लोग टेस्ट सीरीज जो है कंटिन्यूसली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। और एग्ज़ाम का डेट तो पोस्टपोन्ड हो गया, 16 और 17 दिसंबर का जो है डेट दिया गया है एग्ज़ाम होने का। तो इसमें आपको समय जो मिला है इस समय को यूज़ करना है, क्योंकि टाइम कैसे चला जाएगा पता नहीं चलेगा। और समय अगर एक्स्ट्रा मिला है तो कोई घबराने का बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब 1 से 2 महीना एक्स्ट्रा अगर मिला है, तैयारी और अच्छा करने का मौका है। तो जो लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर लिए हैं, अब जो है एक्स्ट्रा जो है दोबारा कोई चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस 1 1.5 महीना 2 महीना में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत आ रहा है और आपको जो है साइंस में दिक्कत है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो इसके लिए हम लोग फिर आपके लिए स्पेशल कुछ क्लास वगैरह हम लोग चलाने का सोच सकते हैं, चलाएंगे भी। ठीक है। और ऐसे आपको 1% भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सारा का सारा प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा रहे हैं तो आपको क्लासेस अलग से करने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें आपको एक जगह चाहिए, कि जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स चैप्टर वाइज आपको एक एक चैप्टर पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए इसी तरीके से, रसायन विज्ञान इस तरीके से, आपको बायोलॉजी चाहिए एक ही जगह पे, तो इसके लिए जो है आप अगर बोलिएगा तो हम लोग कुछ इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अभी के लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज नंबर आप अगर ये देख रहे हैं तो ये 5वां नंबर टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज नंबर ये 5 है। और आप सभी को जोहार। टेस्ट नंबर 5 में अगर आप देख रहे हैं, इससे पहले टेस्ट नंबर 1 से लेकर के टेस्ट नंबर 4 तक का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आप लोगों को वो डिस्कशन अच्छा लगा। चलिए हम लोग आज टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन करते हैं और हम लोग वही कोशिश करेंगे कि जिन चीज़ों को हम लोग कवर नहीं किए उसको और डिटेल में करेंगे, और जिन चीज़ों को कवर करना है, जिसको कवर कर चुके हैं और करना है अभी, तो उनको जो है हम लोग कवर करते भी चलेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे जिसको टेस्ट नंबर 1 से 4 में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर नहीं किए, और जिसको कवर नहीं किए उसको अच्छे से कवर करेंगे, और जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसको हम लोग बस गो थ्रू एक बार हो करके आगे की ओर निकलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आइए। क्वेश्चन सबको पता है, क्वेश्चन नंबर 81 से जो है, क्वेश्चन नंबर 81 से जो है टेस्ट का साइंस का होता है क्वेश्चन नंबर 81। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 81 को आप ध्यान से देखिए। ठीक है ना, ये बार बार जो है ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। और उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा आपको कि हर बार जो है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग तरीके से, क्यों ना हम लोग एक ही जगह इसको पढ़ ले। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, कौन सा इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल, द यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड जो है डेसिबल है, ये एक कथन है। दूसरा बोल रहा है अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है हॉर्स पावर, यूनिट ऑफ पावर है। समुद्री मील नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। और डी ऑप्शन बोल रहा है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। अब इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम सबको पता होना चाहिए कि जो पहला कथन है कि ध्वनि जो इकाई होती है प्रबलता की, ठीक है ना, लॉर्डनेस की जो इकाई होती है जिसको प्रबलता बोलते हैं, ठीक है ना, वो डेसिबल बोल रहा है। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति जिसको हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं, तो इसकी इकाई जो होती है पावर की इकाई होती है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। कैसे सही है? हम लोग को पता है 746 वाट के बराबर होता है। क्या चीज? एक एचपी। एक एचपी कितने के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। तो इसमें तो ऐसा हम लोग को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी कथन क्या है? सही है। और ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो नॉटिकल माइल होता है, यानी समुद्र में जब कोई चीज़ का दूरी नापते हैं तो उसको हम लोग किलोमीटर या माइल में नहीं नापते, उसको किस में नापते थे? नॉटिकल माइल। और एक नॉटिकल माइल को हम लोग कितना पढ़ चुके हैं? 1.852 किलोमीटर्स। तो जब भी समुद्र में कोई दूरी को नापते हैं तो नॉटिकल माइल में। ये क्या है? ये बात भी बिल्कुल सही है। आराम से देखते जाना और समझना। लेकिन चौथा स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। अब एक बात बताइए, ऊष्मा मतलब क्या होता है? हीट। तो हीट का इकाई सेल्सियस होता है, टेम्परेचर का इकाई सेल्सियस होता है ना, यानी ताप का टेम्परेचर का इकाई क्या होता है? सेल्सियस। अगर हमसे पूछता कि ताप का इकाई क्या होता है, यानी टेम्परेचर, ताप का इकाई क्या होता है, तब हम बोलते हैं कि नहीं, सेल्सियस नहीं होता। ठीक है ना, ताप का इकाई क्या होता है? ताप का इकाई होता है या तो मेरा केल्विन होता, या तो मेरा सेल्सियस होता, या तो मेरा फारेनहाइट होता है, और भी बहुत सारा र्यूमर स्केल होता है इस तरीके का। लेकिन वहां पे क्या दिया हुआ है? ऊष्मा की। ऊष्मा की इकाई ये नहीं होती। ऊष्मा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। ऊष्मा यानी हीट, हीट की इकाई क्या होती है? जूल हो गई।
उसके अलावा कैलोरी हो गया, उसके अलावा अर्ग हो गया, उसके अलावा वाट सेकंड हो गया। ये सब नोट करते चलो, ठीक है। और भी चीज एक्स्ट्रा हम देखते जाएंगे। ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो गया, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अंग्रेजी में भी दोस्त यही होता है, हिंदी में भी यही होता है, लेकिन ताप का इकाई पूछता है यानी टेम्परेचर का इकाई, तब क्या होता है? केल्विन। अब इसमें दूसरा चीज पूछ देता है कि अब बताइए ताप का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? तो बोलिएगा भैया ताप का अगर एसआई यूनिट पूछ रहे हैं तो वो क्या होता है? केल्विन होता है। यानी टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। अब देखिए यहीं तक लोगों को पता होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि केल्विन के जगह में आपको सेल्सियस ही केवल ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो अगर केल्विन ऑप्शन में नहीं है तो एसआई यूनिट के रूप में आप किसको चुन सकते हैं? केल्विन। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये चीज किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा कि एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट किसी का भी टेम्परेचर का अगर हम लेंगे, ताप का लेंगे, तो क्या होगा? केल्विन होगा। लेकिन अगर हम केल्विन नहीं मिल रहा है मेरे को, तो हम किसको चुन सकते हैं? सेल्सियस को। फ़ारेनहाइट जो होता है उसको हम नहीं चुनते। लेकिन एक रिलेशन आपको जैसे पूछ दिया जाए कि केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, किस तरीके से रिलेशन है, तो इसको अलग तरीके से हम लोग और भी देख सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि अगर हम केल्विन लेना चाहें तो केल्विन अगर हम देखेंगे तो केल्विन 0 डिग्री जीरो होता है। केल्विन मिनिमम कितना हो सकता है? 0। कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है। अब एक क्वेश्चन और याद पूछा जाता है कि याद आ गया कि आप लोग से ये पूछ सकता है कि एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा स्केल है जिसमें डिग्री नहीं होता है? तो कौन सा ऐसा स्केल है जिसमें डिग्री नहीं होता है? तो केल्विन। केल्विन में कभी भी, केल्विन को जो है केल्विन में जब भी तापमान को दर्शाते हैं तो उसमें कभी भी डिग्री नहीं देते। दूसरा, अगर आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा स्केल है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी माइनस में नहीं हो सकता, तो केल्विन कभी भी माइनस में नहीं होता। शुरू कितना से होता है? वो 0 से ही शुरू होता है दोस्त, याद रखना। केल्विन शुरू होता है किससे? 0 से। इसीलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा स्केल है जो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो केल्विन। कौन सा ऐसा स्केल है जिसको कभी भी डिग्री में नहीं दिखाते हैं, तो कौन सा है? केल्विन। और इसी में एक चीज और पूछा जाता है कि परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं? तो हमेशा हम लोग पढ़ते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान। और अगर केल्विन में जानना चाहे तो 0 केल्विन को क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान। इस चीज को याद रखना। बाकी कन्वर्जन वाला जैसे टॉपिक है तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में या कभी भी एक दिन जो है स्पेशल न्यूमेरिकल वाला सेशन लेकर के आएंगे। वहां पे हम आपको सारा एक लिस्ट दे देंगे न्यूमेरिकल्स का, और उसमें कन्वर्जन्स का भी प्रैक्टिस करा देंगे, किस तरीके से कन्वर्जन्स आपसे पूछ सकता है। तो एग्जाम का डेट एक्सटेंड हो गया है तो हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। अभी के लिए आप कॉन्सेप्ट लेते चलो, ठीक है ना। ऐसा चीज पे नहीं जाना है जिसको भी याद करना पड़े। तो टेम्परेचर और हीट, तो जूल हो गया, कैलोरी हो गया, अर्ग हो गया, वाट सेकंड हो गया, ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो गया, ये सब किसका इकाई हो गया? हीट का इकाई हो गया, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक चीज बताइए कि हीट का जो सबसे छोटा इकाई कौन सा है? तो हीट का सबसे छोटा इकाई कौन सा होता है? अर्ग। हीट का सबसे छोटा इकाई कौन सा होता है? अर्ग, ठीक है ना। 10⁻⁷ के आसपास इसमें चला जाता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। 10⁻⁷ जूल के आसपास होता है। तो सबसे छोटा इकाई कौन सा है? याद रखना कौन सा है? अर्ग, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हम लोग का क्या था? टेम्परेचर वाला पोर्शन हम लोग देख लिए। अगला एक ऑप्शन था डेसिबल वाला, ठीक है ना। एक पेज लेना होगा, चलिए एक पेज ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन था हम लोग का कि डेसिबल, जैसे ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसकी इकाई क्या है? डेसिबल। अब जैसे भी हम लोग साउंड पढ़ते हैं, साउंड को जो हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटे हुए, ठीक है। साउंड को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डाले। जैसे हम लोग पढ़े थे, एक होता है हम लोग श्रव्य पढ़ लिए थे, ठीक है ना। श्रव्य, तो श्रव्य उसको बोलते हैं जो ऑडिबल होता है। क्या होता है मेरा? ऑडिबल होता है। श्रव्य क्या होता है? ऑडिबल, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक था? तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर के मेरा 20,000 हर्ट्ज तक था, 20,000 हर्ट्ज तक था। और इसके बाद 2 श्रेणी और हम लोग देखे थे जिसको हम लोग नहीं सुन सकते। एक हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक अवश्रव्य, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक जिसको पाराश्रव्य बोलते हैं। तो इस कैटेगरी को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो ये हम लोग का यहाँ पे मकसद नहीं जानना। अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट क्लास आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो नंबर 1, 2 और 3 में जो जा करके आप इसको ऑलरेडी पहले से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज अभी नहीं जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है इंपॉर्टेंट? अगर हम लोग देखेंगे तो 3 क्वालिटी है जो मेरे को पता होना चाहिए। पहला होता है पिच,
दूसरा होता है क्वालिटी, और तीसरा होता है लाउडनेस। लाउडनेस जिसको हम लोग प्रबलता बोलते हैं। ठीक है ना, क्वालिटी हो गया, इसी का दूसरा नाम टिम्बर भी। ठीक, अब देखिएगा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो समझने वाला चीज क्या है। आपसे एक चीज पूछ सकता है कभी भी कि एक बात बताइए कि साउंड जो होता है, साउंड जैसे कि कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना या कोई इंसान है, तो आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पिच क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है। थ्योरी नहीं जानना है, इसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनता है, एक एक पॉइंट से हम बता रहे क्वेश्चन। पिच से पहला सवाल ये पूछता है कि एक लड़की जो होती है, बच्चा जब जो दो बच्चा होता है, दो बच्चा हो मतलब जिसका कंठ, जैसे लड़कों में कंठ नहीं फूटता है, तो उस समय लड़का जो होता है या लड़की होती है उसको आवाज से पहचानना क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। बच्चा अमूमन जब चीखता है तो आवाज बहुत तीखा होता है, कान में क्या होता है, चुभता है। तो क्यों ऐसा होता है, पहला क्वेश्चन यहीं पर एमसीक्यू पूछ लिया। तो आप बताइएगा, उस जब भी कोई आवाज कान में चुभता है तो उसका पीछे रीजन होता है उसकी आवृत्ति। क्या होती है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। किसी भी साउंड का फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगा तो उस आवाज को झेलना क्या होगा, मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि उस आवाज का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जब कोई बच्चा चीखता है तो कानों में चुभता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और जब भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो कौन सा क्वालिटी, कौन सा साउंड का विशेषता के बारे में ये बताता है, ये बताता है पिच के बारे में। किसी का पिच अगर ज्यादा है यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है, और किसी का पिच अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। यानी कि अगर बच्चा लोग चीखता है तो उसका पिच क्या होता है, हाई होता है, इसीलिए कान में क्या होता है, चुभता है। लेकिन समय गुजरता है, समय गुजरने के बाद क्या होता है, वॉइस में कंठ जो है फूट जाता है। कंठ फूटने के बाद क्या होता है, आवाज थोड़ा भारी हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि मर्दाना आवाज हो गया है। और ये सब तो बचपन में जो ऐसे आवाज फूट जाता था, कंठ फूट जाता था, तो आवाज परिवर्तित होता था। तो कैसे हमारे घर में बोला जाता था कि अब बड़े हो गए हो तुम, ठीक है ना, अब बच्चे नहीं रहे हो, क्योंकि आवाज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन लड़कियों में जो है कंठ वगैरह नहीं फूटता है। तो इस वजह से क्या होता है, लड़की जब चिक चिक करती है तो ज्यादा क्या होता है, चुभता है। जबकि लड़का लोग अगर चिक चिक करता है तो कान में ज्यादा चुभन नहीं होता है। तो बाय गॉड ग्रेस जो है हम लोग, अच्छा है कि इस तरीके का आवाज जो है नहीं निकलता है। ठीक है, क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि हम लोग का पिच क्या होता है, इस बड़े होने के बाद पिच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि हमारा पिच अगर कम हो जाएगा तो तीखापन नहीं लगेगा आवाज में। लेकिन बच्चा लोग में ये चीज देखने को मिलता है। लेकिन लड़की लोग के कंठ फूटने का कोई सिनेरियो नहीं है, तो उस वजह से क्या होता है, आवाज हमेशा क्या रहेगा, तीखा ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो बड़े भी हो जाए या बच्चा भी रहे। तो लड़कियां अगर चीखेगी तो कान को क्या होगा, ज्यादा चुभता है। तो ऐसा आपके साथ होता था, तो इसके पीछे साइंस है, आज जान लीजिए। ठीक है, चलिए अब बहुत से लोग जो है मुस्कुरा रहे होंगे, हम सबको पता है। अगला देखिए क्वालिटी। क्वालिटी से जाने से पहले लाउडनेस को देख लेते हैं। लाउडनेस क्या है कि जब हमारा जो साउंड निकलता है उसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम, उसका आयाम, आयाम मतलब होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है, एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड मेरा हाई है, अभी हम बताएंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एकदम टेंशन नहीं लेना। अगर एम्पलीट्यूड मेरा हाई है तो इसका मतलब क्या होगा, आवाज भारी होगा, भारीपन होगा। और जैसे कि मान लो हम लोग कभी इस तरीके का देखे होंगे कि लोहा कटता है कभी कभी, तो एक आवाज आता है चा चा चा, और वो कान को बहुत ज्यादा चुभता है। लोहा कट रहा है, किसी किसी को बर्दाश्त नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्त मेरे, क्योंकि वहां पे पिच क्या होता है उस वॉइस का, बहुत हाई होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बहुत हाई। आवाज भले ही धीमा रहता है लेकिन चुभन इतना तेज होता है कि इंसान को बर्दाश्त नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी एक बहुत डेंजरस चीज है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी का आवाज रहेगा तो कानों को क्या होगा, चुभता है, और उससे क्या होता है, माइंड पे असर पड़ता है। ठीक है, तो लॉर्डनेस जो है, लॉर्डनेस क्या होता है, लॉर्डनेस का फ्रीक्वेंसी से लेना देना नहीं है, एम्पलीट्यूड से लेना देना है, आयाम से लेना देना है। जितना बड़ा आयाम होगा किसी भी चीज का लॉर्डनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। और लॉर्डनेस को कभी कभी हम लोग इंटेंसिटी से भी बताते हैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी कि प्रबलता, प्रबलता। ठीक है ना, प्रबलता, इंटेंसिटी। जैसे कि मान लो अगर हम कोई चीज को बहुत जोर से हिट करते हैं, ठीक है ना, जैसे प्लेन फ्लाइट टेक ऑफ करता है या प्लेन कभी भी टेक ऑफ करता है तो क्या होता है, आवाज आता है। ठीक है ना, या कभी भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह बनता है, बज रहा होता है, या फिर कोई भी चीज इस तरीके का, तो आवाज बहुत ज्यादा तब तेज करता है। या आलू बम फोड़ दिया है, कोई पटाखा फोड़ दिया तो आवाज बहुत तेज आता है। तो आवाज तेज आता है, इसका मतलब क्या है, लाउडनेस क्या है, अधिक है, यानी ध्वनि की प्रबलता क्या है, अधिक है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझने के बाद हम लोग एक चीज और समझते हैं, क्वालिटी क्या है। क्वालिटी क्या मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि पिच भी बराबर हो जाए,
लॉर्डनेस भी बराबर हो जाए, यानी पिच भी सेम है, लॉर्डनेस भी सेम है, लेकिन फिर भी क्या एक इंसान का दूसरे इंसान से आवाज और बोलने का तरीका जो होता है वो अलग कैसे हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि क्वालिटी क्या होता है दोस्त, मैटर करता है। क्वालिटी क्या होता है, मैटर करता है। हर एक इंसान का, हर एक मनुष्य का आवाज दूसरे मनुष्य से अलग क्यों होता है, यही क्वेश्चन अगला पूछा जाएगा। तो तुरंत बताना है क्योंकि पिच भी सेम हो जाए और लॉर्डनेस भी सेम हो जाए, यानी आवृत्ति भी सेम हो जाए और आयाम भी सेम हो जाए, लेकिन परंतु क्या याद रखना है, क्या कि क्वालिटी जो होता है आवाज का वो क्या होता है, अलग अलग होता है हर में। और अब एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, बताइए मेरे को कि एक आदमी का दूसरे आदमी से आवाज कैसे अलग होता है? तो बोलना है कि पिच की वजह से, पहला ऑप्शन, दूसरा दिया हुआ क्वालिटी, तीसरा दिया हुआ है लॉर्डनेस। तो आप क्या बोलिएगा, क्वालिटी। पिच भी सेम हो जाए, लॉर्डनेस भी सेम हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर क्वालिटी अलग होगा तो आवाज, एक आवाज दूसरे आवाज से क्या करेगा, वेरी करेगा। और इसी को कभी कभी एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वालिटी भी नहीं मिलेगा, अब फंस जाइएगा आप, वहां पे क्या लिखा रहेगा, टिम्बर लिखा रहेगा। अब लकड़ी वाला टिम्बर नहीं समझ लेना, वो आवाज का एक विशेषता है। क्या है, आवाज का एक विशेषता है। तो अब यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप, आई होप आप कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग जब कर रहे थे तो हम लोग इसको और थोड़ा और अच्छे से देख लेते। जैसे हम लोग जब इसमें देख रहे थे तो अभी हम बताए थे कि आपको बताते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। मान लीजिए एक वेव है, ठीक है ना, वेव है, तो मान लीजिए वेव है, तो मान लीजिए इस तरीके से वेव अगर चल रहा है, एक वेव यहां पे मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, दूसरा एक वेव है इस तरीके से। तो देखिए ध्यान से, इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग हर्ट्स में लेते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में लेते हैं। अब ये देखिएगा वेव का जो लहर बन रहा है वो बहुत कम दूरी में अगर बन रहा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। और हाई है अगर फ्रीक्वेंसी तो पिच भी क्या होगा, हाई होगा। और चीखेगा तो कान को क्या होगा, चुभेगा। और इस तरीके से बन रहा है कि एक तरंग का दूसरे तरंग से दूरी क्या आ रहा है, वेव का दूरी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। फ्रीक्वेंसी लो है तो क्या होगा, पिच भी लो होगा। तो पिच को पहचानने का तरीका सीख गए पहला नंबर में। दूसरा नंबर में देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब एक ये है, एक मेरा वेव ये है, और दूसरा वाला देखिए यहां पे। अब बोलिए, यहां पे जो इसका ये दिख रहा है ये क्या है, एम्पलीट्यूड। यहां पे जो दिख रहा है वो क्या है, मेरा एम्पलीट्यूड। अब ये वाला केस देखेंगे, केस नंबर 1, और ये नंबर देखिएगा केस नंबर 2। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा किस में देखने को मिल रहा है, तो आप आराम से देख पा रहे होंगे कि इसमें एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है। अगर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इसका लॉर्डनेस क्या, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, तो इसका लॉर्डनेस क्या होगा, कम होगा। और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो इसका लॉर्डनेस क्या होगा, कम। अब बोलिएगा सर इसमें एक बार अभी भी नहीं समझ में आया हमको, ये बताइए कि दोनों में कैसे ज्यादा है। ये जो मेरा लहर तरंग बना, जिसको हम लोग तरंग बोलते हैं, लहर बोलते, इसका जो हाइट दिख रहा है, इस बेस से हाइट दिख रहा है, ये मान लो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे जो हाइट दिख रहा है, कौन सा ज्यादा दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है, पता चल रहा है 2 नंबर पे ज्यादा। तो जितना अधिक होगा, मान लो कि एक और बनाए और इतना अधिक चला गया, तो यहाँ पे हाइट क्या हो गया, और ज्यादा। जितना हाइट बढ़ेगा इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका लॉर्डनेस बढ़ता जा रहा है। अब यहीं पर कहानी हम लोग खत्म करते हैं। अब हम लोग एक चीज को और देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो वो ये पूछ सकता है दोस्त कि आप हमको बताइए कि यूनिट क्या होता है। तो पिच का यूनिट हमेशा हम लोग जब भी देखते हैं तो पिच को हम लोग हर्ट्स में नापते हैं। किसमें नापते हैं, हर्ट्स में। और जब भी हम लोग लॉर्डनेस को मेजर करते हैं, लॉर्डनेस को, तो लॉर्डनेस को किसमें मेजर करते हैं, बेल में। किसमें मेजर करते हैं, बेल में। बेल एक साइंटिस्ट थे जो इस यूनिट, जिनके नाम पे बेसिकली इसको रखा गया। लेकिन कभी भी आप देखिएगा डेसिबल देखने को मिलता है। तो बेल क्या होता है, एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो इसको छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेसीबेल का। तो असली में क्या था, यूनिट बेल था। तो अगर बेल भी रहेगा तो सही है, डेसीबेल रहा तो भी सही है। लेकिन डेसीबेल ज्यादातर हम लोग यूज करने लगे तो दुनिया क्या मानता है, इसी को सही मानता है। अब इसी को हम लोग कभी कभी दिखते हैं डीबी, डेसीबल, ठीक है, डीबी डेसिबल। अब एक चीज आपसे पूछ लेगा कि एक बेल बराबर कितना होता है, तो एक बेल बराबर होता है 10 डेसीबेल, 10 डेसीबेल। अब जैसे कि साउंड में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आप कोई भी एग्जाम जो है आराम से निकाल सके। अब कंटेंट देख करके आपको समझ में आ ही रहा हो, लेकिन अब यहाँ पे इससे ज्यादा बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा और चलिए जानते हैं लास्ट, इसके बाद हम लोग इसको रोकेंगे। अब जैसे हम लोग ध्वनि जो होता है, ध्वनि जो है अलग अलग माध्यम में गमन कर रहा है, ठीक है ना। तो ध्वनि कितना माध्यम में गमन कर सकता है, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। पहला हो गया हमारा ठोस, दूसरा हमारा हो गया क्या चीज, दूसरा हो गया हमारा द्रव, और तीसरा हो गया मेरा गैस, ठीक है।
अब हम लोग ये पढ़े थे कि सबसे ज्यादा गति किसमें होता है, ठोस में, उससे कम गति द्रव में, और उससे कम गति गैस में। ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि जैसे हम गैस से द्रव की ओर जाते हैं तो गति में क्या होता है, परिवर्तन आता है। लेकिन उस समय हम बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में जो है हम थोड़ा सा इससे और अधिक बताएंगे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठोस में जो गति होता है ध्वनि का वो किन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है, तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम एक एक करके जो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉलिड में देखते हैं, ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा। सॉलिड में, ठोस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। हर दिन तो सारा क्वेश्चंस को जो है एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से करना संभव नहीं होता है, तो हम लोग किसी टॉपिक को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बाकी को कम करते हैं, बाद में उसको फिर हम लोग दोबारा और अच्छे से कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि आपको नोट्स बनता जाए। ठोस जो होता है, कोई भी माध्यम ठोस होता है, तो उसमें याद रखना है कभी भी अगर डेंसिटी बढ़ेगा यानी घनत्व बढ़ेगा, अगर घनत्व बढ़ेगा तो स्पीड क्या होता है, घटता है। स्पीड क्या होता है, घटता है। स्पीड डिक्रीजेस, यानी कैसा संबंध होता है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यानी कोई भी ठोस अगर है, कोई भी पदार्थ ठोस है, उसका तापमान बढ़ा दिए, जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने पे क्या होगा, घनत्व मेरा घटेगा, और अगर घनत्व घटेगा तो क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसी चीज को उल्टा भी लिख सकते हैं कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर, चलिए एकदम सिंपल करके लिख देते ताकि आपको दिक्कत ना, ठीक है ना, एक एक पॉइंट लिख देते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए कि जैसे कि नंबर 1, टेम्परेचर को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो क्या इसका रिजल्ट होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहीं पर पूछ लिया कि ठोस में जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो गति में क्या परिवर्तन आता है, तो गति क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा, इलास्टिसिटी यानी लचीलापन, इलास्टिसिटी इसको क्या बोलते हैं, लचीलापन। लचीलापन टेम्परेचर बढ़ाने पे या लचीलापन बढ़ाने पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैसे ही लचीलापन ठोस का बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड घटेगा। याद रखना है, इस दो चीज को याद रखना है। तो क्या होता है कि जब भी लोहा को गर्म करते हैं तो क्या होगा, लोहा सॉफ्ट हो जाएगा, और कोई भी चीज सॉफ्ट हो जाएगा तो लचीला हो जाएगा, इसलिए गर्म करने पे गति क्या हो जाता है, कम हो जाता है ठोस में। अब यहीं पर हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, लिक्विड यानी द्रव में। लिक्विड में क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, बहुत आसान सा चीज है। लिक्विड में सबसे पहला हम लोग दाब का क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। याद रखना है, अगर दाब बढ़ाएंगे तो गति क्या होगा, स्पीड से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर तापमान बढ़ाएंगे यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा, अगर हम लवणता यानी सैलिनिटी, ठीक है ना, सैलिनिटी लवणता जिसको बोलते हैं, अगर उसको बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्र है, समुद्र में जैसे जैसे तापमान जो है वो बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ेगी घटेगी, तुरंत बोलना है सर ध्वनि की गति बढ़ जाता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि चलिए प्रेशर बढ़ रहा है, पानी का, द्रव का, किसी के द्रव का प्रेशर बढ़ रहा है तो लवणता बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा सर, तो तुरंत बोलना है क्या होगा, लवणता बोल रहे, गति क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपसे बोलेगा कि पानी में नमक मिला दिए, नमक मिलाने के बाद ध्वनि की गति बढ़ेगी घटेगी, तुरंत बोलना है क्या होगा, बढ़ जाएगा सर। तो द्रव में इस तरीके से रिलेटेड होता है, इसको नोट करिएगा। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अगला हो गया हम लोग का सॉलिड, सॉलिड हो गया था, अब हम लोग का हो गया गैस। गैस में कैसे फर्क पड़ता है, देखिए पहला पॉइंट प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। टेम्परेचर पे क्या होता है, अगेन टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसके ऊपर जो है साइंस सभी को याद नहीं रखना है, पॉइंट याद रखना है, सिंपल से याद रखना है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गति क्या होगा, ध्वनि की गति बढ़ जाएगी, किसमें, गैस में, चाहे एयर हो चाहे कुछ भी हो। और हम लोग को एक बहुत देखने को मिलता है कि ध्वनि का गति जब निकालते हैं तो हम लोग को बहुत बार बोला जाता है कि 0 डिग्री में निकाल दो, फिर 20 डिग्री सेल्सियस में निकाल दो, 25 डिग्री सेल्सियस में निकाल दो, 30 डिग्री सेल्सियस में निकाल दो, 35 डिग्री सेल्सियस में निकाल दो, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक फॉर्मूला ही क्यों ना याद कर ले, लोग रटाते हैं, सिंपल सा है, 343 डिग्री प्लस 0.6 टी, ये मेरा क्या आएगा, स्पीड आएगा। कभी भी स्पीड निकालना हो, ठीक है ना, 25 डिग्री पे ये दिया हुआ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, हमको आराम से क्या निकल जाएगा, हमको निकल जाएगा गति कितना होना है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आराम से आप लोग यूज कर सकते हैं, 343 प्लस 331 कर लीजिए, 331 प्लस 0.6 टी, इस फॉर्मूला को हम लोग को यूज कर लेना है। अब जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 331 प्लस 0.6 इंटू 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसको मल्टीप्लाई करो 25 से, तो हमको लगता है ये आना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस रख के देखो, तो ये आएगा 12, 343
मीटर पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं, कितना भी टेम्परेचर रखना है उसमें रखना है, उस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, एयर का वेलोसिटी निकल जाएगा। तो इसको रटने का जरूरत नहीं है। अब कभी भी बोलेगा 100 डिग्री में निकालो, 25 डिग्री में निकालो, 40 डिग्री में निकालो, इस फॉर्मूला को यूज करना है, रटना नहीं है, खत्म हो गया। और इसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाएगा कि गैस में और किस तरीके से डिपेंड करता है नहीं करता है, तो याद रखना है प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो गति क्या हो जाएगा, गैस में बढ़ जाता है। इस चीज को याद रखते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ज्यादा समय हम लोग और नहीं देते क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग को करना है। अगला बोल रहा है वस्तु की मात्रा बदलने पर अब कौन सा आइटम है ऐसा जो चेंज नहीं होता है। बहुत आसान सा है, इसको समझने से पहले हम लोग देखिए दो चीज को समझते हैं। दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी। आंतरिक को जो बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जिसको जोड़ने पे क्या होता है, वो बढ़ता है या घटता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। बेसिकली उस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए 5 किलो आप चीनी लेकर के आए और 5 किलो पापा चीनी लेकर के आ गए, तो घर में कितना चीनी हो जाएगा, 10 किलो। यानी कि मास को जोड़ने पे क्या होता है, मास यानी द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब एक बात बताइए, अगर आप 1 लीटर तेल लेकर के आए और पापा भी 1 लीटर तेल लेकर के आ गया कहीं से, ठीक है ना, तो घर में मम्मी बोली थी तेल लाने, तो दोनों लेकर के आ गए, तो ऑब्वियसली बात है घर में कितना हो गया, अब 2 लीटर हो गया। यानी कि कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जिसको जोड़ने पे क्या होता है, जुड़ता है और उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जिसको जोड़ने पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 1 लीटर आप पानी लिए और आपका भाई भी 1 लीटर पानी लेकर के आ गया, ठीक है, दोनों को जोड़ने पे कितना लीटर पानी हो गया, 2 लीटर। अब पहले 1 लीटर पानी लिए तो उसका घनत्व भी कितना था, मान लीजिए 1 था, ठीक है ना, 1 ग्राम पर mm³। इसमें भी कितना है, 1 ग्राम पर mm³। तो अभी भी कितना रहेगा, 1 ग्राम पर mm³। यानी घनत्व एक ऐसा चीज है जिसका कभी भी जोड़ दो कभी भी घटा दो उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। इस पॉइंट को क्या करना है, अपने को याद करना है। इसी थोड़ा सा चला दीजिएगा, इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पे आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी हम लोग देखे कि जोड़ने पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो हमसे पूछा अनचेंज रहना चाहिए, यानी परिवर्तन उसमें नहीं होना चाहिए, आप परिवर्तित रहना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। भार, भार क्या होता है, भार बेसिकली क्या होता है, भार होता है मेरा द्रव्यमान गुना जी। ये क्या होता है, मेरा भार होता है। ये क्या बराबर होता है भार, इसी को हम लोग बोलते हैं वेट। तो ऑब्वियसली बात है भार भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। 5 किलो चीनी लेके आया, 5 किलो पापा ले आए, जोड़ करके 10 किलो हो गया, बढ़ गया। तो ये भी क्या हो गया, चेंज कर गया। द्रव्यमान यानी कि मास भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है बदल जाएगा। लेकिन घनत्व जो होता है, घनत्व एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो पहले भी वही रहता है बाद में भी वही रहता है। उसका एक टुकड़ा ले लो तो भी वही क्या रहता है, वही रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, अनचेंज। इसके अलावा बहुत सारा क्वांटिटी है, जैसे घनत्व के अलावा हम और क्या ले सकते हैं, किसी भी पदार्थ का चालकता ले सकते हैं, चालकता ले सकते हैं जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। उसके रंग ले सकते हैं, कलर बोल सकते हैं। उसके बाद अपवर्तक सूचकांक बोल सकते हैं जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इस तरीके का चीज जो होता है वो कभी भी अनचेंज रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक टेम्परेचर ले सकते हैं, लेटेंट हीट ले सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा हो गया। इस तरीके का चीज जो होता है वो चेंज नहीं करता। किसी भी पदार्थ के लिए क्या रहता है, फिक्स रहता है। उसका मात्रा बढ़ा दो घटा दो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली वहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इस तरीके का चीज जैसे आपको एकदम एक ही जगह पे चाहिए, तो उसके लिए तो अब आपको जो है स्पेशली इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। हम लोग जितना कवर कर सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को याद होना चाहिए, कोई भी चीज ऐसा अगर जुड़ सकता है तो वो क्या होगा, चेंज करेगा। और कोई भी चीज जोड़ने पर भी उसकी मात्रा चेंज नहीं करती, तो वैसे चीजों को क्या बोलते हैं, वैसे चीजों को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण। उसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक गुण और इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अगला देखिए क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वास्ट स्केल में इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, एंडोस्कोप जो यूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा उसको एग्जामिन करने के लिए स्टमक के अंदर में पेशेंट का, वो किस चीज पे निर्भर करता है। अब यही क्वेश्चन अगर बायोलॉजी में पूछता तो बायोलॉजी में ये पूछता कि जब किसी को अल्सर हो जाता है, यानी आंतों में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है, तो उसको डील करने का तरीका क्या होता है। उसको डील करने का तरीका ये होता है कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी उसमें जांच कराए। और जांच कराने के लिए डॉक्टर बोलता है कि इंडोस्कोपी कराओ। तो मुंह के रास्ते में कैमरा लगा हुआ रहता है, उसको अंदर की ओर डालता है और वो इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, चेक करता है। जो मेरा आंतरिक जितना भी शरीर के अंदर में पाया जाने वाला अंग है उस सारे अंग को क्या करता है, चेक करता है।
तो वो किस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो हमेशा याद रखना है इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश की सकल आंतरिक परावर्तन। सकल आंतरिक परावर्तन, अब क्या होता है उससे पहले हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये गलत है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट गलत है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी क्या है, ऑप्शन मेरा यहाँ पे गलत है। ये सारा का सारा पॉइंट्स क्या है यहाँ पे मेरा बिल्कुल गलत है। अब एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए चलिए यहीं पर हम लोग नोट करते चलिएगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा हम बताएंगे। परावर्तन बेसिकली क्या होता है कि देखिए, जब भी प्रकाश जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर रहा है, और एक तरीका ये होता है प्रकाश जो होता है एक ही माध्यम में वो गमन कर रहा है, यानी लाइट जब विद इन अ मीडियम अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रैवल कर रहा है तो वो हो गया मेरा रिफ्रैक्शन, जिसको अपवर्तन बोलते हैं। और परावर्तन कब हो गया, जब एक ही माध्यम में गमन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शीशा में अपना चेहरा देख रहे हैं तो जो भी गतिविधि हो रहा है वायु में ही हो रहा है, शीशा से टकरा के मेरे को वापस अंदर, मतलब वापस प्रकाश क्या आ जा रहा है, वायु में ही आ जा रहा है। जब माध्यम मेरा परिवर्तित नहीं हो, दिमाग में याद रखना है, तो उसमें कौन सा चीज होगा, परावर्तन होगा। और जब माध्यम ही परिवर्तित हो जाए तब क्या होगा मेरा, तब मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। और स्कैटरिंग जिसको प्रकीर्णन बोलते हैं, ये क्या कब होता है बेसिकली, जैसे लाइट मेरा आया, लाइट आने के बाद टकराया किसी सतह से, और टकराने के बाद बिखर जाए चारों तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसमें हम लोग पढ़े थे, स्कैटरिंग में क्या पढ़े थे, याद कीजिए। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, परावर्तन, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। परावर्तन के बारे में जब भी बात आएगा, यानी रिफ्लेक्शन के बारे में बात आएगा, तो याद रखना है, रिफ्लेक्शन के बारे में बात आएगा तो एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर, और इसी को बोलते हैं परावर्तन का नियम। यानी जिस एंगल से कोई भी चीज आता है और सतह से टकराता है, उसी एंगल से क्या होता है, वो परावर्तित भी होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये हो गया मेरा अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मल। तो जैसे मेरा लाइट आया, एरो दिखाना बहुत जरूरी है, लाइट ऐसे आया, टकराया, टकराने के बाद देखिए, टकराने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म कर रहा है, इस एंगल को आई ले लीजिए, यहाँ पे आर ले लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे आया, टकराया इस सतह से, इस सतह को ए मान लीजिए, टकराने के बाद क्या हो गया, वापस चला गया। तो मान लीजिए यहाँ पे एयर था, तो देखिए क्या प्रकाश आया, आने के बाद टकराया इसमें, टकराने के बाद फिर वापस किस माध्यम में आ गया, इसी माध्यम में आ गया। तो जब माध्यम में परिवर्तन नहीं होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी कोई भी प्रकाश का गतिविधि कर रहे हैं और उसमें माध्यम को हम चेंज कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, तब मेरा क्या होगा, परावर्तन हो। और अपवर्तन कब होता है, देखिए मान लीजिए मेरा एक प्रकाश था, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा सघन माध्यम है और यहाँ पे विरल है। अब सघन और विरल क्या होता है, देखिए इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझना होगा। सघन मतलब ऐसा होता है जहां पे क्या होता है, अपवर्तक सूचकांक यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अधिक है। एक पेज ले रहे हैं उसको समझा रहे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए अपवर्तक सूचकांक, अपवर्तक सूचकांक, अपवर्तक सूचकांक, अपवर्तक सूचकांक, अपवर्तक सूचकांक क्या होता है दोस्त, इस चीज को याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं। जब भी प्रकाश मेरा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो प्रकाश क्या होता है, मुड़ता है। इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो इसमें जब बोला गया था कि जब प्रकाश एक ही माध्यम में चले तो क्या प्रकाश मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, तो बोलना है कि जब प्रकाश एक ही माध्यम में चढ़ेगा तो कभी भी मुड़ेगा नहीं। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट कभी भी मुड़ता नहीं है। जब लाइट चलता है स्ट्रेट लाइन में तो कब चलता है, जब एक माध्यम में चल रहा है, यानी माध्यम परिवर्तित नहीं हो। अगर हवा में चल रहा है तो हवा में चल रहा है, पानी में चल रहा है तो पानी में चल रहा है, निर्वात में चल रहा है तो निर्वात में चल रहा है, हीरा में चल रहा है तो हीरा में चल रहा है, जिस माध्यम में चल रहा है उसी माध्यम में चल रहा है। माध्यम अगर परिवर्तित नहीं हुआ तो प्रकाश हमेशा कैसा चलेगा, सीधा चलेगा। लेकिन उसी में जब चल रहा है सीधा तो उसी माध्यम में टकरा करके सब कुछ हो रहा है, तो उसको बोल दिया परावर्तन। और वहां पे बोल दिया कि आई इज इक्वल टू आर होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग जाएंगे तो आराम से समझ लेंगे। अभी के लिए जो क्वेश्चन हम लोग को डील करना है उसमें हम लोग समझते हैं कि क्या है। अब बात आता है कि हम लोग को देखना है कौन सा, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। अब अपवर्तन को समझने के लिए पहले हम लोग को सघन माध्यम विरल माध्यम को समझना होगा। सघन और विरल कैसे डिसाइड करते हैं, अपवर्तक सूचकांक से। तो याद रखना है कि कोई भी माध्यम का अपवर्तक सूचकांक जो होता है वो अलग अलग होता है। इसी कारण क्या होता है, लाइट का होता है, प्रकाश क्या होता है, मुड़ता है। अगर कोई एक ही माध्यम में चल रहा है तो अपवर्तक सूचकांक उसका परावर्तित नहीं हो रहा है। जब अपवर्तक सूचकांक परावर्तित नहीं होता है तो लाइट क्या होता है, नहीं मुड़ता है। लेकिन जैसे ही अपवर्तक सूचकांक परावर्तित होगा यानी कि चेंज होगा, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे क्या होगा, चेंज हो जाए। जैसे कि मान लीजिए लाइट ट्रैवल कर रहा था यहाँ पे पानी में, जैसे प्रीवियस एग्जांपल ले रहे थे,
सघन माध्यम कौन सा हो गया, ये वाटर हो गया, और विरल माध्यम कौन सा हो गया, एयर। ठीक है, अब लाइट ट्रैवल कर रहा था सघन से मेरा किधर, विरल की तरफ। अब यहां पे देखिएगा अगर आप ध्यान से, तो अपवर्तक सूचकांक क्या होता है, अपवर्तक सूचकांक होता है किसी भी माध्यम का क्या होता है, गाढ़ापन, सघनता या विरलता को नापने का तरीका। तो अगर किसी का अपवर्तक सूचकांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है माध्यम कैसा है, सघन है। इंग्लिश में अगर कोई सुन रहा है तो उसको पता होना चाहिए डेंसर मीडियम है। विच टाइप ऑफ मीडियम इट इज अ डेंसर मीडियम। और अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तक सूचकांक क्या है, कम है, तो इसका मतलब कैसा है, विरल माध्यम है। कैसा है, विरल, स्पेलिंग सही लिख लीजिए, विरल माध्यम है। यानी मीडियम कैसा है, रेयरर, यानी कि कम घना। तो अगर माध्यम मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा तो उसको बोलेंगे सघन माध्यम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, विरल। अब कुछ कुछ का हम लोग को याद होना चाहिए, एकदम डायरेक्ट पूछ लेता है कि सबसे अधिक और सबसे कम कब होता है। तो याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तक सूचकांक सबसे कम कब हो सकता है, निर्वात यानी वैक्यूम में। वैक्यूम में सबसे कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और भैया कितना होता है, तो याद रखना कितना होता है, 1 होता है। कोई यूनिट होता है सर, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अपवर्तक सूचकांक का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अपवर्तक सूचकांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। सबसे कम कहां पे होता है, वैक्यूम यानी निर्वात में। अब बोलेगा सबसे अधिक कहां पे होता है, डायमंड यानी हीरा में। डायमंड यानी हीरा में कितना होता है सर, आप बता दीजिए, 2.42। अगेन अगर आपसे पूछे कोई यूनिट होता है बाबू, नहीं, कोई यूनिट नहीं होता है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सघन कौन है, विरल कौन है। सघन कौन है, जिसका अपवर्तक सूचकांक क्या है, अधिक है, और विरल कौन है, जिसका अपवर्तक सूचकांक क्या है, कम है। तो अब यहां तक लिख लिए हो, तो अब इसको हम थोड़ा रब करते हैं, अब इसके आगे की बात को समझते हैं। अब अगर यहां पे हम देखेंगे, अब यहां पे देखेंगे कि कोई चीज अगर सघन है तो विरल है, तो उसमें होता क्या है। अब इस चीज को याद रखता, अगर कोई चीज सघन है यानी कि डेंसर है, तो प्रकाश की गति उसमें क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। और कोई चीज अगर विरल है तो प्रकाश की गति क्या होगी, तेज होगी। अब हम सबको पता है कि प्रकाश का गति कितना होता है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसी को अगर आप मीटर में पूछ लीजिएगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में बोल दिया तो 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जिसको मैथ्स आता है वो चुटकी में कन्वर्ट कर लेगा, कोई इशू नहीं। अब ये मेरा मेन मुद्दा नहीं है, यानी कि अगर लाइट का गति 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है, तो ये कहां पे है दोस्त मेरे, ये कहां पे है, ये निर्वात यानी वैक्यूम में है। वैक्यूम में गति है, यानी कि गति सबसे अधिकतम, प्रकाश की गति अधिकतम कहां पे मिलेगी, निर्वात यानी वैक्यूम पे मिलेगी। अब जैसे जैसे अपवर्तक सूचकांक बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, घटते जाएगी। और प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम कहां पे पहुंच जाती है, हीरा। कहां पे, हीरा में, यानी डायमंड में। कितना हो जाता है डायमंड में, तो डायमंड का अपवर्तक सूचकांक कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना होता है, 2.42। अब गति निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 3 को डिवाइड कर दो किससे, 2.42 से, तो गति क्या निकल जाएगा, किसका निकल जाएगा, हीरा का। अभी हमको वो निकालना नहीं है, मेन मकसद हमको समझ में आना चाहिए कि अपवर्तक सूचकांक अगर किसी का अधिक है, इसका मतलब क्या है, प्रकाश की गति क्या है वहां पे, धीमी है। और किसी का अपवर्तक सूचकांक कम है, इसका मतलब प्रकाश की गति क्या है वहां पे, तेज है। तो हमेशा याद रखना कि गति कहां पे तेज होगा, कहां पे कम होगा, इस चीज पता होना चाहिए। निर्वात में सबसे अधिक गति मिलेगा और सबसे धीमा प्रकाश की गति कहां पे होगी, हीरा में। अब कुछ कुछ और हम लोग को अगर पूछ लेगा कि इसके अलावा और बताइए ग्लास का कितना होता है, तो ग्लास का अमूमन 1.5 दिया रहता है। वाटर का कितना होता है, 1.33 होता है। कुछ कुछ बुक में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, 4 हो जाए, 6 हो जाए, इस तरीके का। तो ग्लास टू ग्लास डिपेंड करता है। डायमंड का लिख लिए, वाटर का लिख लिए, वैक्यूम का लिख लिए, ये सब हमको क्या है, अपवर्तक सूचकांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अब यहां पे बात आता है जहां पे वो चीज देखने गए थे, यहां पे देखना, अगर नॉर्मल सिचुएशन रहता, पानी से कहां की ओर जा रहा है प्रकाश, देखना ध्यान से, ये कौन सा माध्यम है, वाटर। इसको पूरा हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग एक केस देखते हैं, केस नंबर 1। यहां है, मान लो ये मेरा अभिलंब है, ये मेरा अभिलंब, अभिलंब यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल है। ये क्या है मेरा, नॉर्मल। अब देखना प्रकाश मेरा जा रहा है यहां से, मान लो प्रकाश आया, यहाँ पे आया इस तरफ, ये मेरा नॉर्मल, ये है मेरा पानी और ये मेरा एयर। अब बताइए फट से देख करके कि सरल कौन है और विरल कौन है, ठीक है ना। सघन कौन है, सरल बोल रहे, सघन कौन है, ये सघन माध्यम है, और ये कौन सा है, विरल। इंग्लिश में इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम है, रेयर, यानी ये माध्यम क्या है, गाढ़ा है, और ये क्या है, पतला है। अब याद रखना नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, अगर लाइट नहीं मुड़ता तो
हम लोग क्या पढ़े कि जब भी लाइट एक माध्यम में चलेगा तो कभी भी लाइट मेरा नहीं मुड़ेगा। अगर नॉर्मल सिचुएशन रहता तो क्या होता है, लाइट इसी तरीके से पार हो जाता है, हाँ या ना। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी था और पानी के बाद यहाँ पे हवा है। अब माध्यम में क्या हो रहा है, परिवर्तन। हम लोग क्या पढ़े कि जैसे ही माध्यम में चेंज आता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट गमन करेगा, फट से क्या होगा, वहां पे बेंडिंग हो जाएगा, यानी मुड़ने का सिचुएशन आ जाएगा। अब बात होता है कि इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी मेरा सघन से विरल की तरफ जाएगा, जब भी मेरा सघन से विरल की तरफ जाएगा, तो ये मेरा जो अभिलंब था, ये जो अभिलंब था, इस अभिलंब से दूर जाने का कोशिश करेगा। तो नॉर्मल सिचुएशन में यहां आना चाहिए था, लेकिन अब क्या होगा, ये दूर चला जाएगा। आया बात समझ में, दूर चला गया। यानी नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता, लाइट यहीं पर आना चाहिए था, पॉइंट ए पे आना चाहिए, लेकिन कहां चला जाएगा, बी पे। यानी अभिलंब से अगर देखा जाए तो यहां पे आता, लेकिन अब सघन से किधर जा रहा है, विरल की ओर, तो कहां चला गया, दूर। आया बात समझ में। अब इसी का एक पॉइंट और उल्टा हम लोग देख लेते हैं। मान लो यहां पे क्या हो गया, यहां पे देखना, यहां पे मान लो यहां पे अब मेरा एयर है और यहां पे मेरा हीरा है, ठीक है ना। अब प्रकाश मेरा अगेन यहां पे आया और ये मेरा क्या है, ये मेरा एक अभिलंब हो गया। इसको नॉर्मल लिख लेते हैं, बार बार लिखना सही नहीं। चलो अब हम लोग क्या पढ़े कि क्या है, मेरा एयर है और यहाँ पे क्या है, हीरा है। ये कैसा माध्यम है, मेरा विरल है, यानी रेयरर है। और ये कैसा है, मेरा सघन है। सघन मतलब क्या हो गया, डेंसर है। आ रहा है बात समझ में, ये क्या है, मेरा डेंसर है। ये विरल है और ये मेरा क्या है, सघन यानी डेंसर है। अब क्या होता, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता, देखिए ध्यान से, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता, कलर चेंज कर ले रहे हैं। नॉर्मल सिचुएशन में ये होता कि लाइट को कैसे चला जाना चाहिए था, सीधा चले जाना चाहिए था। लेकिन माध्यम में परिवर्तन हो रहा है तो प्रकाश क्या होगा, मुड़ेगा। प्रकाश क्या होगा, मुड़ेगा। अब सवाल उठता है कि सर एक बात बताइए कि जो अभिलंब है उससे दूर जाएगा कि नजदीक जाएगा। हमेशा याद रखना, विरल से सघन की ओर जाता है तो हमेशा अभिलंब की तरफ मुड़ता है। किधर, अभिलंब की तरफ, ठीक है ना, अभिलंब की तरफ। तो यहाँ विरल था तो विरल सिचुएशन में क्या होता, सीधा चला जाता, लेकिन विरल से किधर आ रहा है, सघन की ओर। तो अब किधर मुड़ जाएगा, इधर की ओर। किधर मुड़ जाएगा, इधर की ओर। तो पहले कहां पे जाता, इधर था, इतना दूरी था, तो अब मुड़ करके नजदीक आ गया, यानी अभिलंब की तरफ मुड़ जाना, समझ में आ गया। तो मुड़ करके इधर आ गया, तो इसी को बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। तो यही मेरा हो गया रिफ्रैक्शन। और अब इसके बाद होता है लास्ट हम लोग का स्कैटरिंग। इसको नोट कर लिए होगे तो हटा देते हैं, चलो पीछे वाला पेज हटा देते हैं। चलो स्कैटरिंग में क्या होता है, प्रकाश आया, यहाँ पे सतह जो था, सतह मेरा चिकना नहीं, सतह मेरा इस तरीके से रुगड़ा है। आया, प्रकाश की किरणें आई, ऐसे टकराई, टकराने के बाद कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चल गया, कुछ इधर आ गया, कुछ ऐसे आ गया, कुछ इधर चल गया। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि लाइट क्या हो गया, अलग अलग दिशा में क्या हो गया, चला गया। तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जिसका भी तरंग दैर्घ्य, जिसका भी तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा, तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा, तो ये क्या होगा, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन कम होगा। स्कैटरिंग क्या होगा, लेस होगा। उसमें भी हम लोग देखे थे कि लाल रंग का जो होता है फैलना कम होता है और बैगनी रंग का अधिक होता है। क्यों, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है किसकी तुलना में, वॉयलेट। किसकी तुलना में, वॉयलेट, बैगनी रंग की तुलना में। इसलिए बैगनी रंग क्या होता है, ज्यादा फैलता है। लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, इस चीज को याद रखना। 3 कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना। एक हम लोग को याद रखना है रेलिड स्कैटरिंग, एक दूसरा होता है मी स्कैटरिंग, मीर स्कैटरिंग। तीसरा हम लोग का होता है रमन इफेक्ट। चौथा होता है हम लोग का टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, रमन इफेक्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि मान लो एक पानी लो, पानी का बोतल ले लो, पानी का बोतल एकदम क्रिस्टल क्लियर लेना। और ठंडा का समय में क्या होता है कि हल्का सा धूप जब आ रहा होता है तो बोतल को रख दो उस धूप के सामने, तो पानी के अंदर दिखता है डॉटेड 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 पॉइंट्स, लगता है कि उसमें गंदगी जो है तैर रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्मॉल पार्टिकल रहता है वो क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है। तो वही बेसिकली क्या है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, रमन इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके थे, इसमें पढ़ चुके थे रमन इफेक्ट में। अगला है मी इफेक्ट। क्या होता है मी इफेक्ट,
और मी स्कैटरिंग क्या होता है, रेफिल्ड स्कैटरिंग क्या होता है। सबसे पहले रेफिल्ड स्कैटरिंग देख लेते हैं, नंबर 1 के बारे में, सबको हटा देते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी देखते चलो। मी रेलिटिव स्कैटरिंग क्या होता है, देखो मान लो कहां तक पहुंच गए हम लोग। बहुत सी चीज जो है छूट जाता है। रेलिटिव स्कैटरिंग देखो, सबसे पहला 2 केस देखना है। मान लो लाइट है मेरा, प्रकाश है, और 2 टाइप का पार्टिकल है, एक है स्मॉल पार्टिकल और एक है लार्ज पार्टिकल। पार्टिकल मतलब हो गया कण, छोटा कण और बड़ा कण। देखो अगर छोटा कण है, छोटा कण जैसे मतलब हो गया गैस का मॉलिक्यूल, N2 हो गया, NO2 हो गया, O3 हो गया, ओजोन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद तुम्हारा इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। इस तरीके का जो गैस होता है, इसका आयाम क्या होता है, डायमीटर, इसका पूरा ओवरऑल जो संरचना होता है, डायमेंशन होता है, वो छोटा होता है, ठीक है ना। इसका डायमीटर भी क्या होता है, छोटा। तो इसको जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं छोटे कण। तो जब छोटा कण होता है उसमें क्या होता है, याद रखना, छोटा कण अगर होगा सिचुएशन नंबर 1 में, तो सोचा छोटा वाला कण में क्या होता है, इस पॉइंट को याद रखना। छोटा कण में इन जनरल ऐसा ही होता है कि जिसका वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ को लैम्डा से दर्शाते हैं, ये जितना अधिक होता है उसमें क्या देखा जाता है, स्कैटरिंग लेस होता है, कम होता है। इसीलिए हम लोग क्या पढ़े थे, रेड का स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन क्या होता है, लेस होता है, लेस देन होता है किससे, वॉयलेट, वॉयलेट का स्कैटरिंग से। लाल रंग का स्कैटरिंग क्या होता है, बैगनी रंग की तुलना में कम होता है, इसलिए लाल रंग क्या होता है, कम फैलता है। बैगनी रंग क्या होता है, ज्यादा फैलता है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब छोटे अणुओं, छोटे छोटे गैस के अणुओं के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रकीर्णन किया जा रहा है, यानी स्कैटरिंग किया जा रहा है। अगर स्कैटरिंग छोटे छोटे अणुओं के द्वारा किया जा रहा है तो ये होगा। लेकिन 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 ये जल्दी बताता नहीं है कोई। नंबर 2 क्या है कि अगर मान लो पार्टिकल कैसा है मेरा, लार्ज है, पार्टिकल कैसा है, लार्ज है, तब इस सिचुएशन क्या होगा दोस्त, उल्टा होगा। अब जिसका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ अधिक होगा तो उसमें स्कैटरिंग क्या होगा, अब उसमें स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन क्या होने लगेगा, ज्यादा होने लगेगा। और जिसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, छोटा होगा, उसमें स्कैटरिंग क्या होने लगेगा, उसमें स्कैटरिंग कम होने लगेगा, उसमें स्कैटरिंग क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब यही चीज आता है मेरा, पहला वाला कॉन्सेप्ट हो गया रेलिटिव स्कैटरिंग और दूसरा हो गया मी स्कैटरिंग। तो मी स्कैटरिंग में क्या होता है, इसको नोट कीजिएगा। अब बेसिकली इसको समझ लेते हैं। मान लो मेरा जो प्रकाश टकराया, टकराने के बाद फैल रहा है, तो टकरा जिससे रहा है वो कैसा अणु है, छोटा कण है, एकदम छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा कण है। सबसे छोटा कण कौन सा हो सकता है वातावरण में, गैस। तो गैस से अगर टकराएगा तो उसमें जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है वो कम फैलता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य छोटा होता है वो अधिक फैलता है। यही कारण क्या होता है, सूरज डूबने समय, निकलने समय क्या होता है, छोटा कण की वजह से प्रकाश फैल रहा है, और उस समय हमको ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, हम लोग को ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि लाल रंग जो होता है सूरज का दिखता है, ठीक है। हम लोग उसको पढ़े थे कि लाल रंग क्यों दिखता है, तो लाल रंग इसलिए दिखता है क्योंकि कोई भी चीज का तरंग दैर्ध्य अगर अधिक होता है तो वो कम फैलता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है इसलिए वो क्या होता है, ज्यादा फैल जाता है। अब इसी में लार्ज पार्टिकल को देखते हैं। लार्ज पार्टिकल में क्या देखे दोस्त, लार्ज पार्टिकल में जस्ट उल्टा होता है कि अगर अणु जो होता है, जो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं उस तरीके का चीज जो है अगर बड़ा है तब वहां पे उल्टा होने लगता है। अब क्या होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है वो ज्यादा फैलता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है वो कम फैलता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, वो यहाँ नहीं जानना है, वो क्लास में हम आपको बताएंगे, अगर क्लास कभी होगा तो इस चीज को याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज पूछा जाता है कि बादल क्यों दिखता है सफेद, ठीक है ना, इसको हटा रहे हैं, बादल क्यों दिखता है सफेद। तो अब याद रखना है मी इफेक्ट के द्वारा। किसके कारण, साफ साफ नहीं दिख रहा होगा रेड में, मी इफेक्ट। ये भी क्या है, स्कैटरिंग का एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल का स्कैटरिंग होता है। इसीलिए बादल क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, व्हाइट कलर का दिखता है। तो अब तुरंत बताइएगा स्कैटरिंग होता है और कौन सा इफेक्ट के कारण जो है बादल जो होता है व्हाइट कलर दिखता है। कहाँ पे मिलेगा ये सारा का सारा चीज आपको, एनसीईआरटी में चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा होता है कि पढ़ो मुझे पढ़ो, ये बुक में लिखा हुआ है। तो मी इफेक्ट क्या है, उसी कारण बादल क्या होता है, व्हाइट कलर का दिखता है मेरे को।
और बादल में क्या होता है दोस्त, बादल में मेरा वाटर वेपर होता है, पानी होता है, और पानी का जब साइज होता है वो बूंद बूंद के आकार में हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, वेपर के फॉर्म में रहता है वहां पे, तो पानी का साइज क्या होता है अमूमन बड़ा होता है। तो अगर हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कण मेरा बड़ा होगा, कण मेरा अगर बड़ा होगा यानी पार्टिकल मेरा बड़ा होगा, तब उसमें क्या होगा कि रेड का स्कैटरिंग क्या होगा, अधिक होगा, और बैगनी का स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। और ये चीज को याद रखना है कि बादल का कलर अगर पूछ लेगा कि क्या होता है, कैसा दिखता है, तो बादल कैसा दिखता है, व्हाइट। ड्यू टू व्हाट, तो मी इफेक्ट, मी इफेक्ट के प्रभाव के कारण बादल का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। इतना बताने का मकसद मेरा बस यही था। हम लोग आई होप कि बहुत अच्छे से कवर कर लिए, सारा चीज को कवर कर दिए, एक एक पॉइंट को आपको याद रख लेना है। चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसका आंसर हम लोग को मिल गया। अब एक आता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होता है, ग्रॉस इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए मान लीजिए यहां पे हम लोग देख रहे थे अलग अलग कंडीशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा डेंसर मीडियम है और यहाँ पे रेयरर मीडियम है। अब डेंसर मतलब आपको पता चल ही रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये मेरा अभिलंब है यानी नॉर्मल है। अब हम लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट किए, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एंगल से कोण से जो है उसको इंसिडेंट किए, और पर्टिकुलर एंगल से जिससे इंसिडेंट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। इसके बारे में लोग बताएंगे, क्रिटिकल एंगल आई सी से डोनेट करते हैं, ठीक है ना, यहां से इंसिडेंट किए। अभी कैसा माध्यम है, कैसा माध्यम है, डेंसर है यानी कैसा है, सघन है, और ये कैसा है, रेयरर। रेयरर मतलब कैसा है, विरल है। क्या पढ़े थे कि जब सघन से विरल की ओर जाएगा, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होना चाहिए था, नॉर्मल सिचुएशन में सर इसको सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या ये सीधे जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों सर, तो इसलिए सर क्योंकि आप बताए थे कि जब भी कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर जाने का प्रयास करता है। तो अभिलंब से अभी इसकी दूरी इतनी है, तो दूर जाने का प्रयास करेगा तो क्या करेगा, थोड़ा सा और ये तिरछा आ जाएगा, इसको और थोड़ा सा तिरछा ले लो, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो अभिलंब से इसकी दूरी कितनी है अभी, अभिलंब से इसकी दूरी क्या है अभी, ये है। तो अब क्या करेगा, ये टकराया, सघन से जा रहा है विरल की ओर, तो अभिलंब से दूर जाने का प्रयास करेगा। तो अभिलंब से जब दूर जाने का प्रयास करता है तो कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे होगे ध्यान से, तो क्या हो रहा है, ये मेरा डेंसर है यानी सघन माध्यम है, और ये मेरा कैसा है, ये मेरा विरल माध्यम है। ये कैसा है, विरल माध्यम। ये मेरा सघन है और ये मेरा कैसा है, विरल माध्यम। ये सघन है और ये कैसा है, विरल माध्यम। अब प्रकाश क्या हुआ, यहां से जाने के बाद मुड़ गया और नॉर्मल से क्या हो गया, देखो दूर चला गया, नॉर्मल से क्या हो गया, दूर चला गया। यही मेरा क्या है, अभिलंब था। तो अभिलंब रेखा से क्या हो गया, अभिलंब रेखा से दूर जाने का प्रयास किया। अब देखना वापस, तो अगर मान लो ये मेरा डेंसर मीडियम था, क्या प्रकाश वापस टकरा के इसी माध्यम में वापस आ गया, आ गया। इसीलिए ये अपवर्तन नहीं कहला करके परावर्तन कहलाता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी प्रकाश अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली घूम रहा है, और इसी कारण से क्या होता है, हीरा चमकता है। क्योंकि प्रकाश एक बार तो अंदर गया, प्रकाश एक बार क्या हो गया, अंदर गया, लेकिन अंदर से प्रकाश वापस बाहर क्यों नहीं आ पाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन के कारण, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश कभी भी बाहर वापस नहीं आ पाता, और आता भी है तो बहुत टाइम लगता है, और जितना अधिक टाइम लगेगा हीरा क्या करेगा, उतना ही चमकेगा। आया बात समझ में, कि प्रकाश को जाना कहां चाहिए था, बाहर की ओर निकल जाना चाहिए था, लेकिन इतना ज्यादा डेंसर है ये मीडियम कि इसको टकरा करके क्या हो जाता है, वापस इसी माध्यम में क्या हो जाता है, वो वापस आ जाता है। तो जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना होगा तो प्रकाश को कहां से कहां जाना है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश हमेशा कहां से कहां जाने का कोशिश करता है, डेंसर से रेयरर, लेकिन जा नहीं पाता है। जाने का प्रयास कहां से कहां करता है, रेयरर, डेंसर से रेयरर की ओर, कहां से, डेंसर से रेयरर की ओर, लेकिन जा नहीं पाता है। इसी के कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन अगर ये प्रोसेस अगर बहुत देर तक चलता रहेगा तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश कभी कभी क्या होगा, लीक करेगा। क्यों करेगा, मान लीजिए सर ये वाला एंगल से अगर जाता तो बाहर निकल जाता ना, तो इसीलिए क्या हर एक एंगल में इस तरीके का चीज होगा, नहीं, एक पर्टिकुलर एंगल से होता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसके बारे में हम लोग अलग से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 84, ये भी लाइट से रिलेटेड है। रेनबो क्यों 12 बजे नहीं दिखता है, तो सिंपल सा बात याद रखना कि जब भी, इस चीज को याद रखना, एक चीज याद रखना कि अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन का सिद्धांत ये बोलता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन,
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बोलता है कि, और रिफ्लेक्शन भी ये बोलता है कि जैसे मान लो तुम किसी चीज को 90 डिग्री के कोण में, कितने डिग्री के कोण में, 90 डिग्री के कोण में अगर इंसिडेंट करोगे तो बिना मुड़े क्या होगा, वो पार हो जाएगा। और जब तक कोई चीज मुड़ेगा नहीं, तो अगर मुड़ेगा नहीं तो क्या होगा, बेंडिंग होगा नहीं। और कोई भी चीज अगर बेंड होता है, इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा, तब उसमें क्या होगा, कुछ हलचल होना है। तो क्या होता है कि 12 बजे क्या होता है, सूरज जस्ट ऊपर होता है, तो कोई भी प्रकाश का बूंद में अगर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, 90 डिग्री का कोण में क्या होता है, टकराता है। 90 डिग्री का कोण में क्या हो जाता है, सीधा सीधी पार कर जाता है। और इसीलिए क्या होता है, स्कैटरिंग ही नहीं हो पाता है, डिस्पर्सन ही नहीं हो पाता है, 7 अलग अलग रंग में विभाजित ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुड़ेगा तब तो, क्योंकि जैसे कोई चीज मुड़ा इसका मतलब क्या होगा, गति में परिवर्तन आया, और गति में परिवर्तन आएगा तब वहां पे क्या होगा, आसान होगा अलग अलग रंग को क्या करना, अलग करना। तो रेनबो का फॉर्मेशन तभी संभव है जब रंग को क्या किया जा सके, पहले तो प्रकाश को मोड़ना होगा, प्रकाश को मोड़ेंगे तभी रंग का फॉर्मेशन आगे की स्टेप हो पाएगी। तो 90 डिग्री का कोण में क्या होगा, नहीं संभव है। इसीलिए 12 बजे के समय में कभी भी प्रकाश हम लोग नहीं दे सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी, बिना देखे। बिना देखे हम लोग को याद रखना है कि 12 बजे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण में लाइट क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी माध्यम रहे तो प्रकाश कैसा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी तिरछा होता है तो या तो जाना चाहिए था सीधा, या तो इधर चला जाता या तो इधर चला जाता। लेकिन जब 90 डिग्री का कोण में ये चीज होगा तो प्रकाश कभी भी कहीं भी नहीं मुड़ता है। 85 क्या बोल रहा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना अधिक जो है उसको इलेक्ट्रॉन को जो फ्लो करने में वो मदद कर रहा है। हम सबको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक कंडक्टिविटी किसका होता है, सबसे अधिक कंडक्टिविटी होता है चांदी का, सिल्वर का, ठीक है ना, चांदी का, ठीक है। चलिए आगे आगे जानते हैं हम लोग। और कंडक्टिविटी का ही उल्टा एक हम लोग देखते हैं। तो कंडक्टिविटी को हम लोग कभी कभी हम लोग चीवेल और कप्पा, इसका जो है यूनिट जो है हम लोग, चलो इसको आराम से हम लोग अलग से टॉपिक ही लेकर के चलेंगे। अभी के लिए हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। मेन जो टॉपिक था आज हम लोग कवर कर लिए। इलेक्ट्रिक करंट वाला जब टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा तो उसको अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। ज़्यादा एक ही दिन में करना जो है सर के ऊपर भी जाएगा। और ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सोलर सेल में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन का, याद आया, सिलिकॉन का यूज कर सकते हैं, जर्मेनियम का यूज कर सकते हैं, बताए थे सारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। 87 जो हो गया, 87 इसरो कंट्रोल फैसिलिटी एट हसान विच इज लोकेटेड इन। इसमें तो ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं। चलिए 88 देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह घूमता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट किसी भी ऊंचाई पर एट एनी हाइट एट कांस्टेंट हाइट। इसका आंसर होगा एट कांस्टेंट हाइट। कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 3 तरह का सैटेलाइट के बारे में हम लोग पता होना चाहिए। एक होता है पोलर, एक होता है जियो स्टेशनरी, इसको भू उपग्रह की श्रेणी में रखा गया, और एक होता है जियो सिंक्रोनस। एक एक करके देखते हैं। पोलर कैसा होता है, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी के ध्रुवों में अगर कोई घूम रहा है, पृथ्वी के ध्रुवों में यानी पोल से पोल घूम रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। पोल से पोल घूम रहा है, ठीक है ना, पोल से पोल। तो इस तरीके का उपग्रह को क्या, इस तरीके का उपग्रह को यानी सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट। जैसे मान लो ये मेरा पृथ्वी है, इस तरीके से इमेजिन करो, किसको दिखा देते हैं, कोई चीज गोल कलर का चीज नहीं मिल रहा है यहाँ पे। पीस को समझ लो कि पृथ्वी है, ये मेरा भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर है, अगर कोई चीज ऐसे से घूमेगा, और ये मेरा ध्रुव है यानी पोल्स है। अगर मेरा कोई उपग्रह ऐसे पोल से पोल घूम रहा है उसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, पोलर उपग्रह। क्या बोलते हैं, पोलर उपग्रह। क्लियर है। और अगर कोई इक्वेटर के चारों तरफ ऐसे से घूम रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं या तो जियो स्टेशनरी या तो जियो सिंक्रोनस। अब दोनों में अंतर क्या देखना, जो पोलर सैटेलाइट होता है अमूमन 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। कितना देर में, 90 मिनट में। यानी इस बिंदु से शुरू किया तो वापस घूम करके इसी बिंदु में आने में कितना लगेगा, 90 मिनट। हो सकता है 120 मिनट भी लगे, 90 से 120 मिनट ले लो, ठीक है ना। हाइट पे डिपेंड करता है कहाँ से, किसी किसी को 150 मिनट भी लगता है, ठीक है ना। तो ये रेंज अमूमन रहता है कि इतना देर में क्या करता है, एक चक्कर वो पूरा कर लेता है, ठीक है।
अब दूसरा हम लोग को देखना है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस क्या होता है। इस चीज को चलो हम लोग हटा देते हैं इसको, ठीक है ना, एक पेज और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में क्या होता है। अब देखना, मान लो ये मेरा पृथ्वी है, ये मेरा पृथ्वी है। अब पृथ्वी का ये पोर्शन जो होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पोल। ये मेरा पोल हो गया और ये क्या हो गया, इक्वेटर। इक्वेटर को बोल दिए भूमध्य रेखा, इसको हम लोग बोल दिए ध्रुव। अब देखना सैटेलाइट जो घूम रहा है वो किस तरीके से घूम रहा है। सैटेलाइट जो घूम रहा है किस तरीके से घूम रहा है, इसको हटा दे रहे हैं, इसको समझ गए। चलो अब देखो यहाँ पे सैटेलाइट किस तरीके से घूम रहा है। मान लो ये मेरा पृथ्वी है, ठीक है। अब देखना सैटेलाइट किस तरीके से घूम रहा है। सैटेलाइट अगर मेरा ये मेरा इक्वेटर, ठीक है ना, इसके चारों तरफ मेरा सैटेलाइट अगर घूम रहा है, ठीक है, ये सैटेलाइट है, इसके चारों तरफ घूम रहा है इस तरीके से, अलग अलग पोजीशन पे, ठीक है। और इसके क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ एकदम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पे एग्जैक्टली वहां पे चक्कर लगा रहा है, यानी इक्वेटर पे ही चक्कर लगा रहा है लगातार। तो इसको हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी। और एक दूसरा उपग्रह होता है, हम सबको पता है कि पृथ्वी जो है हल्का सा टिल्टेड है, पृथ्वी का इक्वेटर ये है, लेकिन पृथ्वी क्या है, हल्का सा झुका हुआ है। कैसा झुका हुआ है, कितना डिग्री का, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में भी झुका हुआ है और 20.5 डिग्री साउथ में भी झुका हुआ है, ठीक है ना। तो अगर कोई इसी झुकावट के हिसाब से पृथ्वी का इक्वेटर भी क्या होगा, हल्का सा टिल्ट कर जाएगा, ठीक है ना। इसको रब कर रहे हैं, इसको बना लीजिएगा। अब हम लोग जियो स्टेशनरी के बाद जियो सिंक्रोनस का बना रहे हैं। देखना ध्यान से, पृथ्वी हल्का चेप्टा होता है, उसी चेप्टा स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो गया, पृथ्वी का इक्वेटर हो गया, ठीक है ना, ये पृथ्वी का इक्वेटर। लेकिन अब वो जो चक्कर लगा रहा है किस तरीके से लगा रहा है देखना। यानी क्या है, झुका हुआ है 23.5 डिग्री, पृथ्वी के 23.5 डिग्री क्या है, झुका हुआ है इस तरीके से। अब जब इस तरीके से झुका हुआ है तब इसको बोलते हैं हम लोग जियो सिंक्रोनस। अब ये दोनों का जो टाइम पीरियड होता है, चाहे जियो स्टेशनरी ले लो चाहे जियो सिंक्रोनस ले लो, दोनों को 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली लगता है। अगर देखा जाए तो 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। और ई भी कितना देर लगता है, 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड एक चक्कर लगाने में। इसको भी उतना ही देर लगता है, इसको भी उतना ही देर लगता है और उसको भी उतना ही देर लगता है। अंतर क्या है, अंतर यह है कि इक्वेटर के चारों तरफ अगर घूम रहा है, यहाँ पे देखो इक्वेटर के चारों तरफ ये घूम रहा है, और पृथ्वी में क्या हो रहा है, पृथ्वी झुकी हुई है तो पृथ्वी घूम रही है। तो इसमें क्या होता है कि एक ही बिंदु, यानी ये सैटेलाइट को पूरा घूमने में एक दिन तो लग रहा है पूरा। और हमेशा क्या होगा, हमेशा ये इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट जो है हमेशा जो है विजिबल होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी 4 बजे अगर हमको ये सैटेलाइट दिखता है तो हर दिन 4 बजे ही सैटेलाइट क्या होगा, मेरे को दिखेगा। हमेशा क्या होगा, पृथ्वी के साथ साथ चलते रहता है, लेकिन पृथ्वी हल्का झुका हुआ है तो उस वजह से क्या होता है कि वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो भले ही पृथ्वी के साथ घूम रहा है लेकिन उसकी दिशा क्या हो जाती है, घूमने की वजह से अलग हो जाता है। लेकिन सैटेलाइट, पृथ्वी तो झुका हुआ है लेकिन सैटेलाइट क्या रहता है, सीधा चलते रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, अगर 4 बजे दिख रहा है तो हर दिन 4 बजे दिखेगा, 3 बजे दिखता है तो हर दिन 3 बजे दिखेगा, उसी जगह पे दिखेगा। क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये चीज बहुत अच्छे से समझना, आगे क्लास में क्लियर होगा। जियो सिंक्रोनस में क्या होता है, पृथ्वी झुकी भी 23 डिग्री 23.5 डिग्री, तो ये भी 23.5 डिग्री झुक करके ही पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो उस वजह से क्या होता है, 24 घंटा वो दिखते रहता है, 24 घंटा वो दिखते रहता है। तो इसीलिए पूछा जाता है कि ज्यादा बेटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, यानी दूर संचार के लिए ज्यादा बेहतर उपयोगी कौन सा है, जियो सिंक्रोनस, क्योंकि 24 घंटा आपको एक ही जगह पे दिखता रहेगा। आप 2 बजे देखो तो भी दिख रहा होगा, 2:30 बजे देखो, 3 बजे देखो, 4 बजे देखो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 24 घंटा वो क्या होगा, एक ही जगह पे दिखेगा। क्योंकि पृथ्वी जिस तरीके से गति कर रही है वो तो गति कर रहा है, साथ ही साथ पृथ्वी अगर 23 डिग्री झुकी हुई है तो ये भी 23 डिग्री झुका हुआ है, पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है।
लेकिन जियो स्टेशनरी में क्या हो रहा है, पृथ्वी की गति के बराबर की गति तो कर रहा है, लेकिन पृथ्वी 23 डिग्री झुका हुआ है, तो 23 डिग्री झुका हुआ नहीं है, वो इक्वेटर के बराबर ही चल रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो आ तो रहा है वापस, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगा, ठीक है ना। लेकिन जियो स्टेशनरी क्या, जियो सिंक्रोनस क्या होता है कि पृथ्वी भी झुका हुआ है तो वो भी झुका हुआ है, साथ साथ क्या चक्कर लगा रहा है। तो 24 घंटा अगर आपको किसी को देखना है किसी के अंतर्गत, तो किस किस सैटेलाइट का इस्तेमाल कीजिएगा, तब हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, जियो सिंक्रोनस का। और भारत के पास अगर पूछा जाए कि भारत किसका इस्तेमाल करता है अभी जीपीएस के रूप में, तो IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल सैटेलाइट, सॉरी इंडियन रीजनल नेविगेशन, एस फॉर सैटेलाइट, सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं IRNSS। भारत का जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, चाइना के साथ युद्ध हुआ, तो भारत को समझ में आया कि अगर मेरे पास अपना नेविगेशन सिस्टम होता तो हम ऊपर से ही देख पाते सैटेलाइट से कि मेरा दुश्मन जो है कारगिल का वार हुआ है कहाँ पे, जितना भी वार हुआ तो हमको पता होता कि कहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, कहाँ से उन लोगों को पकड़ करके मारा जा सकता है। तो हम लोग को पता नहीं था, हम लोग हिट एंड ट्रायल में बहुत सैनिक को गंवा दिए, यूएस से मदद मांगे, यूएस मदद करने से मना कर दिया। तब भारत उस समय कसम खाया था कि हम अपना जो है जीपीएस टेक्नोलॉजी जो डेवलप करेंगे। तो भारत जो अपना जीपीएस टेक्नोलॉजी डेवलप किया, IRNS बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नैविक भी बोलते हैं, नैविक 7 कॉन्स्टिलेशन है उसके बेसिस पे। तो भारत का जो टोटल सैटेलाइट सिस्टम है उसमें प्रेजेंट में एक्टिव कितना सैटेलाइट है, तो 7 सैटेलाइट भारत का एक्टिव है, 9 को लॉन्च कर दिया गया, 2 जो है स्टाइबैंड मतलब स्टेपनी के रूप में, कि जैसे मान लो 7 में से कोई अगर खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो 2 ठो जो एक्स्ट्रा भेजा हुआ है आज के समय में उसको यूज करेगा, और धीरे धीरे इसको 7 से बढ़ा के कितना कर देने का, 11 करने का प्लान। तो अगर आप अगर सर्च करने का कोशिश करेंगे तो आपको 7 दिखाएगा, ठीक है ना, तो इस चीज को घबराना नहीं है, 7 दिखाएगा। 8वां 9वां अभी लॉन्च कर दिया गया, लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव साथी है, साथी का भारत क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, अभी उसको एक्टिव नहीं किया 2 का, ठीक है। और इसका रेंज कितना है, तो भारत ये दावा करता है कि इसका रेंज भारतीय सीमा से 1500 किलोमीटर दूर तक देख सकता है, लेकिन बहुत सारा बुक में आपको 2000 भी मिलेगा, लेकिन ऑफिशियली इंडिया कितना क्लेम करता है, 1500 किलोमीटर, यानी भारतीय सीमा से 1500 किलोमीटर दूर तक क्या कर सकता है, इस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके वो नजर रख सकता है। तो बेसिकली इसको बनाने का मेन मुद्दा क्या था कि अपना जो बॉर्डर लाइन है उसको हमको क्या करना, सिक्योर करना। तो भारत का अपना जीपीएस का क्या नाम है, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्या ये पूरी दुनिया को कवर करता है, नहीं, भारत के जो सीमा है उससे 1500 किलोमीटर तक का एरिया भारत ये दावा करता है कि उसको हम कवर करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, नैविक भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम लोग को पता है कांस्टेंट हाइट होता है, और वो हाइट क्या है, यही है 36,000 किलोमीटर के आसपास। तो सही आंसर कौन सा हो गया, किलोमीटर के आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गैस ही चक्रीय नहीं होता। देखना, नाइट्रोजन का हम लोग साइकिल बचपन से पढ़ते आए, नाइट्रोजन का साइकिल होता है, ऑक्सीजन का भी साइकिल होता है, प्लांट क्या करता है, उसको ऑक्सीजन देता है, ह्यूमन क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है, तो साइकिल है। कार्बन का भी साइकिल है, ठीक है ना, वोल्केनो वगैरह इमिट करता है। H2O का कोई साइकिल नहीं होता है, क्योंकि H2O जो होता है एक ज्वलनशील गैस होता है, और ये क्या हो जाता है, तुरंत जल जाता है। अगर H2O मिलता भी है तो बहुत हाई एटमॉस्फेरिक पोजीशंस पे मिलता है, जैसे आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर के आसपास जो है, और हाइड्रोजन का जो है कुछ लेयर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी का है क्या इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, पीएच का मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोल रहा है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम सबको पता है पानी का मान क्या होता है, पानी का मान क्या होता है, एग्जैक्टली बराबर होता है 7 के, ठीक है ना। और याद रखना 7 से अगर कम की ओर जाएंगे 0 की तरफ तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय यानी एसिडिक मीडियम हो जाएगा, और 7 से इधर की ओर जाएंगे, ठीक है ना, 14 तक होता है तो कितना हो जाएगा, बेसिक। तो अगर आपसे बोलेगा पीएच स्केल कहां से कहां तो होता है, तो 0 से लेकर के 14 तक। 7 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, ठीक है ना, 7 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। और अगर आपसे बोलेगा कि 0 का मतलब क्या होता है, तो एसिडिक है बहुत ज्यादा, और 14 का मतलब क्या हो गया, बेसिक यानी क्षारीय है बहुत ज्यादा, तो अम्लीय और क्षारीय। तो पानी कहाँ होता है, पानी एग्जैक्टली 7 पे होता है। और हम अब जब हमसे आप पढ़ रहे हैं तो हम तो कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे ही आपको, तो याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलिए मेरे को एक बात बताइए कि अगर किसी का पीएच 6 है और किसी का पीएच 6 से 7 हो गया, इसका कहने का मतलब क्या है, तो ये पहले एसिडिक था यानी अम्लीय था, ये किस में परिवर्तित हो गया, न्यूट्रल में, यानी उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया। क्लियर है। अगर किसी का पीएच
किसी का पीएच अगर मान लीजिए 8 था, 8 से वो 7 हो गया, तो पहले ये क्या था, क्षारीय था यानी बेसिक था, अब बेसिक से किस में बदल गया, बेसिक से ये अब अवसाद में आ गया यानी न्यूट्रल हो गया। तो कभी भी पीएच से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कौन एसिडिक है कौन बेसिक। अब एक बात बताइएगा ध्यान से, किसी का पीएच 5 है और किसी का पीएच 6 है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, हम लोग पढ़े हैं कि जिसका पीएच जितना कम उतना घातक एसिड, उतना ताकतवर एसिड। तो अगर किसी का पीएच 5 है और किसी का पीएच 6 है तो ज्यादा ताकतवर एसिड कौन सा होगा, 5 वाला। और अगर किसी का पीएच 8 है और किसी का पीएच 9 है तो ये कौन सा हो गया, दोनों का दोनों क्षारीय हो गया। अब इसमें पूछा जाएगा कि ज्यादा क्षारीय कौन है, तो क्षारीय में उल्टा होता है, जिसका पीएच अधिक वो उतना ही क्षारीय, जिसका पीएच कम वो उतना ही कम क्षारीय। तो ज्यादा ताकतवर कौन सा क्षार होगा, तो पीएच 9 वाला, किसकी तुलना में, 8 वाला में। लेकिन अगर अम्ल के बारे में पूछेगा तो ज्यादा ताकतवर अम्ल कौन होगा, 5 वाला, किसके मुकाबले, 6 वाला में। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है कि एक बात बताइए, हाँ, एक पीएच 5 है, एक का पीएच मेरा 10 है, एक का पीएच 5 है, एक का पीएच मेरा मान लीजिए 6 है। अब ये तो पता है मेरे को कि ये 5 वाला क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसके मुकाबले, 6 वाला से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कितना गुना। तो याद रखना पीएच का स्केल में अगर 1 बढ़ता या घटता है तो उसका असल में डिफरेंस कितना आता है, 10 का। यानी कोई किसी का एसिड का पीएच 5 था, 5 से वो 6 हो गया, तो ऑब्वियसली बात है एसिड क्या हो गया, कम ताकतवर हो गया। लेकिन आपसे पूछेगा कि भैया एक बात बताओ कि कितना गुना कम हो गया, तो तुरंत देखना है कि स्केल में कितना का डिफरेंस आया, 5 से 6 हुआ, तो असल में कितना का डिफरेंस दिख रहा है, एक पीएच क्या हो गया, बढ़ गया, तो एसिड कमजोर हो गया। लेकिन कितना गुना कमजोर हुआ, तो याद रखना है एक अगर पीएच का स्केल में डिफरेंस आता है तो असल में उसका मतलब क्या होता है, 10 टाइम्स। तो अगर आप बोलेगा किसी का पीएच जो था 5 था, 5 से चला गया पीएच 6 हो गया, तो एसिड कमजोर हुआ कि ताकतवर हुआ, तो कमजोर हुआ, क्योंकि पीएच अगर बढ़ेगा तो एसिड कमजोर होता है। लेकिन कितना गुना कमजोर हुआ, तो 10 गुना। कितना गुना, 10 गुना। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए, अगला बोल रहा है विस्फोटक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग बार बार देखे थे, क्या क्या देखे थे, चाहे हम एमाटॉल ले ले, और टीएनटी ले ले, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये दो को छोड़ करके बाकी सब में किसका इस्तेमाल हो रहा था, ग्लिसरीन का। किसका इस्तेमाल हो रहा था, ग्लिसरीन का। चाहे नाइट्रोसेल्यूलोज ले रहे थे, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, नाइट्रोसेल्यूलोज ले रहे थे। इसके अलावा हम लोग टीएनजी ले रहे थे, टीएनजी ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, टीएनपी ले रहे थे, ठीक है ना। ये सारा का सारा क्या इस्तेमाल कर रहा था, ग्लिसरीन का। तो एक्सप्लोसिव के रूप में सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स कौन सा है, ग्लिसरीन, केवल दो को छोड़ करके, इसीलिए इसको हम बता दिए, एक एमाटॉल और दूसरा कौन सा है, टीएनटी। एमाटॉल में हम लोग क्या यूज करते थे, टीएनटी प्लस क्या यूज करते थे, टीएनटी प्लस अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। और इसके अलावा आपसे एक और पूछा जाता था कि बंदूक का गोली में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट। ये तीन को छोड़ करके दोस्त याद रखना है, बाकी सब में किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्लिसरीन का। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल जो भी मिले इस टाइप का चीज, उसको क्या करना है ना, मान लेना है कि इसमें जब भी इस्तेमाल करेंगे एक्सप्लोसिव बनाने के लिए उसको करेंगे। उसके अलावा एक पिक्रिक एसिड भी था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 92 बोल रहा है कि बहुत समय तक खाना को प्रिजर्व रखने के लिए, खराब ना हो इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरा ये ऑप्शन होता कि किस किस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जितना तरह का एसिड था ये को छोड़ दो और इसको छोड़ दो, नमक का भी इस्तेमाल करते। देखो नमक को भी हम लोग अचार वगैरह में डालते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन, किसी एक को चुनना भी यहाँ पे मजबूरी है, तब उस केस में किसको चुनेंगे, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव का रूप में इस्तेमाल करते हैं, आप लिख लीजिएगा। और इसका इस्तेमाल करने से खाना बहुत समय तक क्या होता है, संरक्षित रहता है। अब अगर से पूछेगा सर साइट्रिक एसिड नहीं करते, सिट्रिक एसिड करते हैं दोस्त, बिल्कुल इसको भी करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड इसको नहीं करते, सोडियम क्लोराइड इसको करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन अब हमको किसी एक को चुनना है, तो जो सबसे बेस्ट होता है उसको चुनते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट है मेरा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजोएट। इस चीज को याद रखना है। चलिए आगे, कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू, हमको पता होता है कि एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है, 1000 CO2 के बराबर होता है। यानी 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम किसी भी तरीके से, हम पेड़ लगा करके या किसी भी तरीके से वातावरण से सोख करके उसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, यानी एटमॉस्फेयर से गायब कर देंगे,
तो उसको बोला जाता है 1 cc यानी 1 कार्बन क्रेडिट। और ये आज के समय में इंटरनेशनल मार्केट में जो है अलग अलग कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है इसको बेचा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट नया आ रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने बराबर होता है एक कार्बन क्रेडिट, तो 1000 किलोग्राम, और टन में पूछ दे तो 1 टन, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि 1 टन बराबर होता है कितना, 1000 kg के बराबर होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, बोल रहा है डॉल्फिन किसके अंतर्गत आता है, तो हमको पता है स्तनधारी के रूप में डॉल्फिन को हम लोग पढ़ते आए हैं। और अगर आपसे पूछ लेगा कि भारत में कहाँ पे जो है डॉल्फिन पाया जाता है, तो गंगा जो है वहां पे डॉल्फिन को पाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लेगा कि सबसे इंटेलिजेंट मैमल में से कौन एक है, तो डॉल्फिन है, याद रखना है कौन है, डॉल्फिन स्तनधारी है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग को डिटेल में देखना है। ये देखना है कि कौन सा सब्सटेंस जो है पेड़ से मिलता है। सबसे पहले देखो हींग सबको पता है, हींग का इस्तेमाल करते हैं। हींग हो गया, सौंफ हो गया, उसके अलावा तुम्हारा जीरा हो गया, ये सारा का सारा क्या मिलता है हमको, पेड़ से मिलता है। और सारा का सारा क्या है, एक ही कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके अलावा देखो शिलाजीत के बारे में हमको पता होना चाहिए, ये कहाँ से मिलता है, पहाड़ों से, माउंटेन से, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारा चीज के लिए करते हैं। सबसे पहला इंडोरेंस के लिए करते हैं, इंडोरेंस मतलब स्टैमिना को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो जिम कर रहा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने के लिए। उससे क्या होता है, मसल्स ग्रोथ जो डिग्रो हो रहा है तो ग्रो होने लगता है। तीसरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं लो प्रेशर, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर है, लो बीपी है, तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, ठीक है ना। लो बीपी है इसमें, इसको अवॉइड करना चाहिए। जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर है, इस तरीके के लोगों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और शिलाजीत में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होता है कि अगर उम्र किसी का तेजी से जा रहा है तो उस उम्र को भी धीमा करने का कैपेसिटी होता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, तो ये पहाड़ों से मिलता है, इस चीज को याद रखना है। अगला है बोरेक्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं हार्ड वाटर को ट्रीट करने के लिए। हार्ड वाटर क्या हो गया, हार्ड वाटर वैसा वाटर हो गया जिसको बॉईल करने के बावजूद वो नमक को वहां से क्या किया जा सकता है, पानी से अलग नहीं किया जा सकता। कभी भी देखिएगा दो तरह का सॉल्ट होता है, एक हार्ड वाटर सॉल्ट होता है, एक सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर सॉल्ट को क्या होता है, बॉईल करने पे भी वो क्या होता है, पानी में ही रहता है। और सॉफ्ट वाटर सॉल्ट क्या होता है, पानी से अलग हो जाता है। ये सारा चीज हम लोग अलग तरीके से करेंगे, नन ऑफ दी तो होगा ही नहीं। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ये किससे मिलता है, पेड़ से। मनुष्य के स्कल में कितनी हड्डियां होती है, इसके बारे में हमको पता ही है कितना होता है, 28 होता है। और यू शेप का होता है, इस चीज को याद रखना। एक हड्डी यू शेप का होता है जिसको हम लोग जबड़ा के रूप में हम लोग देखते हैं, इसको एक्सक्लूड करके बात किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 97, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल, और आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। रेड ब्लड सेल किसकी वजह से रेड दिखता है, आयरन की प्रेजेंस से, ठीक है ना, आयरन की वजह से। और एक चीज आपसे पूछा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में से सबसे अधिक साइज में कौन सा होता है, संख्या में कौन सा होता है, तो आरबीसी का संख्या अधिक होता है और साइज में क्या होता है, छोटा होता है। डब्ल्यूबीसी का संख्या क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का संख्या कम होता है लेकिन साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। और ये कंटिन्यूसली क्या होता है, घूमता रहता है, ठीक है ना। और जैसे ही उसको दिखता है कि कोई बीमारी वाला सेल है तो उसको क्या कर देता है, चारों तरफ से घेर लेता है और उसको क्या कर देता है, पचा देता है, उसको गायब कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो आरबीसी का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का संचालन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम, बेसिकली कैरी करने का काम कौन कर सकता है, आरबीसी करता है। और व्हाइट ब्लड सेल का मेन काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है कि बीमारियों से लड़ने में हमको क्या करता है, मदद करता है। इसमें एक चीज आपसे पूछा जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जैसे कि गर्मी वगैरह में या ठंडा वगैरह में अमूमन क्या होता था कि बोरसी को जो है घर में बंद करके जो है रूम गर्म रखने के लिए लोग बंद करके सो जाता था, तो उससे क्या होता था, बहुत लोगों का मृत्यु हो जाता था। ऐसा क्यों होता था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी अगर घुलेगा शरीर के अंदर तो क्या होता है, वो पॉइजन के रूप में वो कार्य करता है। अब कैसे करता है उसका मैकेनिज्म जो है पूरे अच्छे से बताएंगे, उसके लिए पूरा एक क्लास ही चाहिए, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत पॉइजनस होता है, इस चीज को याद रखना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आइए 97 का सही आंसर क्या हो गया, हाँ ये कहाँ पे शुद्ध होता है, ये दोनों कहाँ पे जाकर के शुद्ध होता है, तो स्प्लीन याद रखना। अगला है मेरा 98, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों द्वारा सर्वाधिक कॉमनली यूज बाय फॉइलेज, तो इसमें याद रखना है रेड कलर को। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बेटर कौन सा होता है, रेड कलर, और ग्रीन सबसे बेकार होता है। अगर बोलता कि सबसे बेकार कौन सा होता है, ग्रीन कलर होता है। सबसे बेस्ट कौन सा होता है, लाल।
सूची 1 और सूची 2 को सही तरीके से सुमेलित कीजिए। रतौंधी किसकी वजह से होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए का कमी से, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। रिकेट्स होता है विटामिन डी का कमी से। उसके बाद स्कर्वी होता है मसूड़ा से खून आने लगता है, तो ये होता है विटामिन सी का कमी से। और बेरी होता है विटामिन B1 बी के कमी से, विटामिन बी के कमी से। इसमें क्या होता है, मसल्स जो होता है वो डिग्रो हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, तो इस चीज को भी याद रखना है अपने को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस हिसाब से मैच कर लेना है। अब लास्ट आइए 100 नंबर। स्टार्च और सिलुलोज में कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहा है दोनों वनस्पतिक उद्रव है, बहुत सही बात है। बोथ आर पॉलीमर, बिल्कुल सही बात है। कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन क्या है, गलत है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि स्टार्च जो होता है ये जब आयोडीन से रिएक्ट करता है तो ये कैसा रंग देता है, ब्लू रंग देता है। जबकि सेल्यूलोज जब भी स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट करता है तो कोई भी कलर नहीं देता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ सारा क्वेश्चंस को जो हम लोग आज का कवर कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जब नेक्स्ट सीरीज करेंगे टेस्ट नंबर 6, तो उसमें और भी डिटेल्स में हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को, जो इसको आज हम लोग अच्छे से कवर नहीं किए हैं, क्योंकि उसको और डिटेल से कवर करने के लिए एक्स्ट्रा समय चाहिए। तो ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो, तो अभी तक आप यहाँ तक देखे वीडियो, तो बिग थैंक यू। आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि साइंस में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप जो है फ्री में ऑफलाइन क्लासेस लेने भी साइंस के लिए आ सकते हैं। जितना संभव होगा हम लोग मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको फ्री क्लासेस अगर लेना है तो इसके लिए जो हमारे लाइब्रेरी के स्टूडेंट होंगे, लाइब्रेरी अवेलेबल है हमारे यहाँ, 24/7 लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो किसी को अगर ज़रूरत लगता है, एग्जाम का डेट एक्सटेंड हुआ है, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। और जो हमारे स्टूडेंट होंगे लाइब्रेरी के स्टूडेंट, उनके लिए ऑफलाइन साइंस के लिए बेसिकली आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा झारखंड में भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जोहार आप सभी को।